इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी पावरफुल सरकारी कुर्सी छोड़ दी। 2000 में परिवर्तन नाम के एक एनजीओ की शुरुआत। सरकार कहती है हमने एल ब्लॉक सुंदर नगरी में 2 साल में 10,96,969 रुपए खर्च किए। किसी ने देखे? इसी जमीनी काम के लिए 2006 में उन्हें रेमंड मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। 2011 का अन्ना हजारे मूवमेंट और जन लोकपाल बिल का दौर। यानी पॉलिटिक्स के कीचड़ में घुसने की जरूरत क्यों महसूस हुई? लेकिन चुनाव के नतीजों ने सबको हिलाकर रख दिया। वो नतीजे पूरे शॉक वैल्यू थे। एब्सोल्युटली शॉक वैल्यू। आम आदमी पार्टी ने 28 यानी 28 सीट्स जीत ली। और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव, जब ये पार्टी अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर थी। फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएं, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, भारत माता की। एक आम इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या होता है? मेरे हिसाब से वही कि जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिली है वो हाथ से न निकल जाए। सही कहा। यानी अपनी जमी जमाई नौकरी, कंफर्ट और मेहनत से कमाई हुई पावर छूटने का डर। एक बार स्टेबिलिटी मिल जाए तो कोई छोड़ना थोड़ी चाहता है। बिल्कुल नहीं, आमतौर पर तो लोग इसे चिपके रहना चाहते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर किसी की पूरी सक्सेस स्टोरी ही लगातार बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ने पर टिकी हो? मतलब लगातार बड़े रिस्क लेना। हाँ, देखिए ना, पहले इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी पावरफुल सरकारी कुर्सी छोड़ दी और उसके बाद जब चुनाव लड़े और जीते तो सिर्फ 49 दिन यानी 49 डेज में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से भी इस्तीफा दे दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है ना? हाँ, देखिए, आमतौर पर दुनिया पावर पाने के लिए परेशान रहती है और यहाँ पावर को बार बार ठुकराने का एक पैटर्न दिखता है। और शुरुआत में जो आपने सवाल उठाया, आज की इस गहन चर्चा का पूरा आधार वही है। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सफर की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसी जर्नी जो हरियाणा के एक छोटे से गांव के एक आम लड़के से शुरू होती है और देश की राजधानी के पॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल कर रख देती है कि आखिर ये अनएक्सपेक्टेड जर्नी तय कैसे हुई। लेकिन एक मिनट, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ। हाँ, ये बहुत आवश्यक है। सुनने वालों को ये बिल्कुल क्लियर कर देना जरूरी है कि आज के इस विश्लेषण में किसी भी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, उसका समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। एग्जैक्टली। हमारा उद्देश्य किसी पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति का प्रचार करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हाँ, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आज के इन 2 सोर्स मटेरियल्स में लिखी गई बातों, उनके फैक्ट्स और उनमें दर्ज घटनाओं को एकदम निष्पक्ष यानी कंप्लीटली इम्पार्शियल तरीके से सामने रखना है। सही कहा। नॉलेज तभी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है जब उसको एक क्रिटिकल और न्यूट्रल लेंस से देखा जाए। यहाँ फोकस सिर्फ इस बात पर है कि घटनाएं क्या हुई और उनके पीछे का क्यों और कैसे क्या था। तो चलिए इस पूरी कहानी के एक एक हिस्से को खोलकर समझते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां किसी भी विशाल बिल्डिंग की नींव रखी जाती है, यानी उनका बचपन। केजरीवाल का जन्म एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली में होता है जहां के रूल्स और वैल्यूज बिल्कुल फिक्स थे। उनके पिता गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और माँ गीता देवी एक होममेकर। अब क्योंकि पिता सरकार में इंजीनियर थे ना, तो उनकी पोस्टिंग्स लगातार अलग अलग शहरों में होती रहती थी। तो इसका मतलब बचपन किसी एक गांव या शहर में परमानेंटली नहीं बीता। सही पकड़ा, वो लगातार मूव कर रहे थे। ये छोटी सी लगने वाली डिटेल ना असल में किसी की पर्सनालिटी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब कोई बच्चा लगातार अलग अलग शहरों में बड़ा होता है, बार बार नए स्कूल में जाता है, नए लोगों के बीच एडजस्ट करता है, तो उसके अंदर एक अडेप्टेबिलिटी नेचुरली आ जाती है। ओह, आई सी। नए माहौल से घबराने की आदत खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ जो सबसे खास बात उभर कर आती है वो है उनके घर का माहौल और अनुशासन। मिडिल क्लास वैल्यूज जहाँ पढ़ाई ही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता मानी जाती है। हाँ, ये तो है। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, शाम को आकर बिना किसी नखरे के होमवर्क करना और फिर रात को फैमिली के साथ टाइम बिताना। पर वेट, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। एक क्रिटिकल सवाल दिमाग में आता है मेरे। हाँ, बताइए। क्या सच में बचपन का एक सिंपल और डिसिप्लिन रूटीन किसी इंसान को इतना आगे ले जा सकता है?
1980 का दशक का वक्त था। हाँ, उस वक्त आजकल की तरह हर गली में आईआईटी की कोचिंग क्लासेस तो होती नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इंटरनेट भी नहीं था जहां यूट्यूब पर लेक्चर्स देखकर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझ लिए जाएं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आज के वक्त में उस दौर की पढ़ाई को इमेजिन करना भी मुश्किल लगता है मुझे तो। सोर्सेस क्लियरली मेंशन करते हैं कि उन्होंने अपनी लगभग पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी से की। अकेले कमरे में बैठकर? हाँ, घंटों तक कमरे में अकेले बैठकर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के उन कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सॉल्व करना, जिन्हें समझने के लिए लोग सालों कोचिंग लेते हैं। ये एक एक्सट्रीम मेंटल डिसिप्लिन की तरफ इशारा करता है। और इस मेहनत का नतीजा क्या निकला? 1989 में उन्हें आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिल गया। और ब्रांच कौन सी मिली उन्हें? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सही बात है। और आईआईटी खड़गपुर पहुंचना एक आइसोलेटेड पढ़ने वाले लड़के के लिए एक मैसिव टर्निंग पॉइंट था। देश के सबसे बेहतरीन दिमाग वहां एक साथ थे। वहां का एनवायरनमेंट इंसान का वर्ल्ड व्यू ब्रॉड कर ही देता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहाँ से जो अगला चैप्टर शुरू होता है वो इस पूरी कहानी का शायद सबसे रोचक हिस्सा है। यहाँ आकर कहानी सच में एक अजीब सा मोड़ लेती है। देखिए, उन्होंने आईआईटी से अपनी डिग्री पूरी की। उसके बाद टाटा स्टील जमशेदपुर जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में उन्हें एक शानदार जॉब मिल गई। बहुत ही बढ़िया पैकेज के साथ। वही तो, एक कंफर्टेबल, सिक्योर और हाई पेइंग करियर। किसी भी आम परिवार का ये एंड गोल होता है कि बच्चे ने पढ़ाई की, अच्छी नौकरी लग गई, अब लाइफ सेट है। पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। बिल्कुल नहीं। वो अचानक टाटा स्टील से रिजाइन कर देते हैं और यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये समझना है कि टाटा स्टील की नौकरी में उनका काम मशीन्स और ब्लास्ट फर्नेसेस की मैकेनिक्स देखना था। अच्छा। लेकिन उनका दिमाग अब लोहे और कोयले के मैकेनिक्स से आगे बढ़कर सोसाइटी और देश चलाने वाली मशीन्स की मैकेनिक्स की तरफ आकर्षित हो रहा था। क्या बात है। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं, ये कुछ ऐसी बात हुई कि कोई इंसान एक बिल्कुल स्मूथ चलने वाली एसी लग्जरी गाड़ी में बैठा है और अचानक वो उस गाड़ी से उतरकर किसी ऐसी पुरानी ट्रेन में चढ़ जाता है जिसका इंजन पूरी तरह खराब हो, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उस खराब इंजन का सिस्टम समझकर उसे ठीक करना है। बहुत सटीक एनालॉजी है ना? यूपीएससी जैसी देश की सबसे मुश्किल परीक्षा की तैयारी शुरू करना, जहां सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, एक तरह से जुआ खेलने जैसा था। इंडियन रेवेन्यू सर्विस देश में टैक्स कलेक्शन और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की सबसे बड़ी बॉडी है। यानी सरकारी खजाने का पूरा नर्वस सिस्टम, जहां सीधे बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स और सरकारी बाबुओं के फाइनेंशियल रिकॉर्ड सामने आते हैं। बिल्कुल सही। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हुए उन्होंने गवर्नमेंट सिस्टम को बिल्कुल अंदर से, उसके कोर से ऑब्जर्व किया। और वहां उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि पेपर पर लॉज कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जमीनी हकीकत में ब्यूरोक्रेसी और करप्शन कैसे काम करते हैं। उन्हें यह एहसास हुआ कि इस सिस्टम के अंदर एक आम आदमी के लिए अपना एक छोटा सा टैक्स रिफंड लेना या एक बेसिक काम करवाना कितना मुश्किल और परेशानी भरा होता है। सिस्टम को अंदर से देखने के बाद उनका पूरा नजरिया बदल गया। वही उनका टर्निंग पॉइंट था। ये वही पॉइंट था जहां एक सरकारी अफसर के अंदर एक सोशल एक्टिविस्ट जन्म ले रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ एक ऑफिसर की कुर्सी पर बैठकर वो उस पूरे ढांचे को ठीक नहीं कर सकते। सही कहा। और इसी गहरे रियलाइजेशन का नतीजा था साल 2000 में परिवर्तन नाम के एक एनजीओ की शुरुआत। सरकार कहती है हमने एल ब्लॉक सुंदर नगरी में 2 साल में 10,96,969 रुपए खर्च किए। किसी ने देखे? परिवर्तन, जिसका सीधा अर्थ ही है बदलाव। हाँ, और ये कोई ड्राइंग रूम में बैठकर बनाया गया एनजीओ नहीं था। इसका काम ग्राउंड लेवल पर था। उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत में इन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस और राशन के सिस्टम में हो रहे भ्रष्टाचार को अपना निशाना बनाया। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। राशन सिस्टम में आखिर दिक्कत क्या थी और परिवर्तन ने उसको काउंटर कैसे किया? इससे अच्छा तो राशन बाजार से ले लेते थे। मैं परिवर्तन वालों की एक सर्वे करने आए थे। परिवर्तन वाले, देखिए, राशन की दुकानों पर गरीब लोगों के हिस्से का अनाज और मिट्टी का तेल आता था, लेकिन दुकानदार फेक सिग्नेचर्स करके उसे ब्लैक मार्केट में बेच देते थे। बाप रे, और लोग भूखे रह जाते थे। बिल्कुल। परिवर्तन ने उस वक्त राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई जैसे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके सरकार से वो राशन के लेजर्स और रजिस्टर्स निकलवाए। अच्छा,
फिर उन रजिस्टर्स का क्या किया? फिर उन रजिस्टर्स को गलियों में लोगों के सामने पढ़कर सुनाया गया। कमाल है। मतलब उन्होंने लोगों को बताया कि देखो, इस पेपर पर लिखा है कि तुमने पिछले महीने 20 किलो चावल लिए, क्या सच में मिले? हाँ। और जब लोगों ने कहा नहीं, तो भ्रष्टाचार ओपनली सामने आ गया। लोग जागरूक होने लगे। ये तो सच में ग्राउंड लेवल का एक्टिविज्म है। इन्हीं कैंपेन्स ने आम जनता को सरकार से सीधे सवाल पूछने की ताकत दी, और यही मूवमेंट आगे चलकर देश के सबसे बड़े कानूनों में से एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई को नेशनल लेवल पर लागू करवाने में बड़ा कारण बना। आरटीआई का सीधा सा मतलब है कि देश का कोई भी नागरिक सरकार से पूछ सकता है कि उसका टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, राइट? एग्जैक्टली। हालांकि आरटीआई एक लंबा मास मूवमेंट था जिसमें कई बड़े एक्टिविस्ट शामिल थे, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक इस कानून को सड़क पर चलने वाले एक आम नागरिक का हथियार बनाने में इनका रोल बेहद बड़ा था। और इसी वजह से उन्हें रिकॉग्नाइज भी किया गया ना? हाँ, इसी जमीनी काम के लिए 2006 में उन्हें रेमंड मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। I bring greetings from India, the world's largest democracy. I am humbled to be a part of such a distinguished gathering and am mindful of all the very accomplished people who are part of the family of Magsaysay awardees. एक सिंपल से गांव से निकला लड़का पहले IITian बना, फिर IRS ऑफिसर बना और अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सोशल एक्टिविस्ट बन गया। यहाँ तक तो कहानी किसी आदर्श मूवी स्क्रिप्ट की तरह परफेक्ट लगती है मुझे। लेकिन मूवी यहाँ खत्म नहीं होती। वही तो, यहाँ से आता है कहानी का तीसरा और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, सड़क से सियासत तक का सफर। साफ शब्दों में कहे तो एक्टिविज्म से पॉलिटिक्स में एंट्री। 2011 का अन्ना हजारे मूवमेंट और जन लोकपाल बिल का दौर, ये इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक वाटरशेड मोमेंट था। मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं सुनने वालों को। 2011 में इंडियन एंटी करप्शन मूवमेंट अपने पूरे उफान पर था। दिल्ली का रामलीला मैदान हजारों लाखों लोगों से खचाखच भरा था। पूरा देश सड़कों पर था। हाँ, देश भर में लगातार घोटालों की खबरें आ रही थी और जनता सड़कों पर थी। डिमांड थी जन लोकपाल की। और जन लोकपाल बिल का कॉन्सेप्ट यहाँ समझना जरूरी है। ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन बॉडी बनाने का प्रस्ताव था, एक ओम्बुड्समैन जो बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के बड़े से बड़े नेता और ब्यूरोक्रेट के खिलाफ करप्शन की जांच कर सके। और उनका इसमें क्या रोल था? सोर्सेज बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मास मूवमेंट के ब्रेन और की स्ट्रेटेजिस्ट में से एक थे। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुशबैक है। मुझे ये लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आता। क्या लॉजिक? देखिए, एक तरफ आप सड़क पर इतना बड़ा मास मूवमेंट चला रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, सिस्टम को बाहर से बदलने का इतना जबरदस्त प्रेशर बन चुका था कि उस वक्त की केंद्र सरकार बिल्कुल हिली हुई थी। दबाव तो बहुत था। तो फिर अचानक उस सिस्टम के अंदर यानी पॉलिटिक्स के कीचड़ में घुसने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या भीड़ और प्रोटेस्ट के जरिए सिस्टम बदलना नामुमकिन था? बाहर का प्रेशर आखिर काफी क्यों नहीं था? ये सवाल उस वक्त भी बहुत लोगों ने पूछे थे और इसका जवाब उस सिस्टम की डीप मशीनरी में छुपा है। पॉलिटिकल साइंस की नजर से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है। वो क्या? प्रोटेस्ट का काम होता है सोए हुए सिस्टम को जगाना। एक भीड़ सिस्टम पर दबाव डाल सकती है, लेकिन जब बात आती है एक्चुअल कानून बनाने की, पॉलिसीज लिखने की, पार्लियामेंट में बिल ड्राफ्ट करने की, तो वहाँ भीड़ काम नहीं आती। सही पकड़ा, वहाँ सिस्टम के अंदर बैठकर कलम चलानी पड़ती है। एक्टिविज्म और पॉलिटिक्स में यही बड़ा फर्क है। अन्ना मूवमेंट ने देश को जगाया जरूर, लेकिन सोर्सेज दर्शाते हैं कि इनकी टीम को यह रियलाइज होने लगा था कि जब तक लेजिस्लेचर के अंदर एंटर नहीं करेंगे तब तक एग्जिस्टिंग लॉज को परमानेंटली बदलना नामुमकिन है। और इसी प्रैग्मेटिज्म यानी प्रैक्टिकल सोच की वजह से 2012 में एक नई और इस पार्टी का जो चुनावी निशान था उसने पूरे देश का ध्यान खींचा, झाड़ू यानी ब्रूम। कितना ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है जो देश के हर छोटे बड़े घर में मिलता है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और फिलॉसफी बड़ी डीप थी। वो कैसे? पहला तो ये कि ये भ्रष्टाचार के कचरे को साफ करने का सीधा संकेत था, और दूसरा ये एक आम मेहनतकश नागरिक की डेली लाइफ का हिस्सा था। एक ऐसी पार्टी जो क्लीन पॉलिटिक्स और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही थी, उसके लिए झाड़ू से बेहतर सिंबल क्या ही हो सकता था। झाड़ू सिंबल ने आम लोगों के दिमाग के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाया।
ये इस बात का प्रतीक बन गया कि जो आम आदमी कल तक सिस्टम के आगे बेबस था, अब वो खुद झाड़ू उठाकर इस सिस्टम की सफाई करने मैदान में उतर रहा है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक नई पार्टी बनाना, वॉलंटियर्स इकट्ठा करना एक बात है, और देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल मशीनरीज के खिलाफ चुनाव लड़कर जीतना बिल्कुल दूसरी बात। और यहीं से आता है अगला चैप्टर, 2013 के दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव। मैं बता नहीं सकती, ये सोर्सेस पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर चल रहा हो। सच में किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वही ना, एक बिल्कुल नई पार्टी जिसके पास कोई पुराना पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पैसे और मसल पावर की कमी है, वो सीधे मैदान में उतरती है। लेकिन चुनाव के नतीजों ने सबको हिलाकर रख दिया। वो नतीजे पूरे शॉक वैल्यू थे। एब्सोल्युटली शॉक वैल्यू। आम आदमी पार्टी ने 28 यानी 28 सीट्स जीत ली। और उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब एक बहुत बड़ा उलटपरी हुआ। हाँ, सबसे बड़ा अर्थक्वेक तब आया जब उन्होंने लगातार 15 साल से चीफ मिनिस्टर रहीं और एस्टैब्लिशमेंट की सबसे कदावर नेता शीला दीक्षित को उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हरा दिया। ये किसी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले इंसान के लिए एक इम्पॉसिबल कामयाबी थी। ये इंडियन पॉलिटिक्स के इतिहास में एक ऐसी घटना थी जिसने एस्टैब्लिश हो चुके पॉलिटिकल ग्रामर को पूरी तरह तोड़ दिया था। एक आउटसाइडर का आके सीधे कोर एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करना और उसे हरा देना। इसी विक्ट्री के बाद 2013 में वो पहली बार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन सच में शॉक वैल्यू तो आगे आनी बाकी थी। चीफ मिनिस्टर बनने के ठीक 49 दिन यानी जस्ट 49 डेज बाद एक अचानक और ड्रामेटिक डिसीजन आता है। वो रिजाइन कर देते हैं। हाँ, वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। इस फैसले पर पूरे देश में भयंकर बहस हुई। कुछ लोगों ने उन्हें आइडियलिस्ट कहा तो कुछ ने खुलेआम उन्हें भगोड़ा तक कह दिया, ये मानकर कि वो सरकार चला नहीं पाए। वो सच में एक हाई रिस्क और हाईली कंट्रोवर्शियल मूव था। लेकिन अगर हम उस रेजिग्नेशन के मैकेनिज्म को समझें तो उसमें एक हिडन स्ट्रैटेजी थी। कैसी स्ट्रैटेजी? रिजाइन करने के बाद उन्हें पॉलिटिकल मार्टरडम यानी एक शहीद जैसा स्टेटस मिला। उन्होंने इस नैरेटिव को सेट किया कि मैं सिस्टम बदलना चाहता था, लेकिन पुरानी पार्टीज मुझे काम नहीं करने दे रही थी, इसलिए मैं कुर्सी छोड़कर वापस सड़क पर आ गया। ओह, तो जब ऑपोजिशन उन पर अटैक करने में कंफ्यूज था, तब उनकी पार्टी सड़कों पर उतरकर दोबारा आम लोगों से कनेक्ट कर रही थी। प्रिसाइजली। और इसी ग्राउंड लेवल कनेक्ट का अल्टीमेट नतीजा निकला 2015 के दिल्ली चुनाव। रिजाइन करने के बाद लोग कह रहे थे उनका करियर खत्म हो गया। लेकिन जब 2015 में रिजल्ट आए तो मैंडेट देखकर सब दंग रह गए। 70 में से 67 सीट्स, भारी बहुमत। विपक्ष का लगभग पूरी तरह सफाया हो गया था। मॉडर्न डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में ऐसी सुनामी बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ मेरा एक टेक्निकल सवाल है, अचानक ऐसा क्या बदल गया कि 28 सीट से सीधा 67 सीट्स? इसके पीछे का फंडामेंटल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या था? देखिए, इस हिस्टोरिकल मैंडेट का लॉजिक उन आम रोजमर्रा की पॉलिसीज में छुपा था। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी या धर्म जाति की बातें नहीं की। तो किस मुद्दे पर लड़े? उन्होंने चुनाव का टॉपिक पूरी तरह से हाइपर लोकल यूटिलिटी पर शिफ्ट कर दिया। हाइपर लोकल यूटिलिटी मतलब बिजली, पानी, स्कूल। बिल्कुल। इंडियन पॉलिटिक्स हमेशा से जाति और धर्म के आधार पर चलती आई है, लेकिन उन्होंने टारगेट किया लोअर मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज के वॉलेट को, उनके महीने के खर्च को। हाँ, इकोनॉमी ऑफ द हाउस होल्ड। हाँ, सोर्सेस 3 मेन एरियाज हाईलाइट करते हैं जिन्होंने इस सक्सेस को सस्टेन किया। पहला, सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी में सुधार लाना। दूसरा, मोहल्ला क्लिनिक्स का कॉन्सेप्ट, यानी छोटी मोटी बीमारियों के लिए लोगों को बड़े सरकारी अस्पतालों की लंबी लाइन में ना लगना पड़े, बल्कि उनकी गली के नुक्कड़ पर ही फ्री और अच्छी दवाई मिल जाए। एग्जैक्टली। और तीसरा, बिजली और पानी की बेसिक कंजम्पशन को फ्री या हेवीली सब्सिडाइज करना। एक आम परिवार के दिमाग में सबसे बड़ा स्ट्रेस बच्चों की पढ़ाई, घर की बीमारी और महीने के बिल का ही तो होता है। एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग जहां एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है, जहां एक अच्छी सरकारी स्कूल की पढ़ाई ही आगे बढ़ने का एक लौता सहारा होती है। उन्होंने उन्हीं वैल्यूज को और अपनी समझ को एक मैक्रो लेवल पर सरकार में इम्प्लीमेंट कर दिया। सही पकड़ा आपने। ये बिल्कुल वही प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच थी जो उन्होंने आईआईटी की तैयारी के वक्त अपनाई थी। बस फर्क इतना था कि इस बार प्रॉब्लम्स मैथ्स और फिजिक्स के इक्वेशंस नहीं थे, बल्कि जनता के रियल लाइफ इश्यूज थे। सिस्टम को बाहर से कोसने की जगह उन्होंने सिस्टम की पावर का इस्तेमाल करके
उसके रिसोर्सेस को सीधा जनता के फायदे के लिए री इंजीनियर करने की कोशिश की। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव, जब ये पार्टी अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर थी। 70 में से 62 सीटें। एग्जैक्टली 70 में से 62। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं था। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो। हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है। हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो। भारत माता की, भारत माता की। संदेश बिल्कुल साफ था कि लोग काम पर वोट देते हैं, लेकिन और यहाँ कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। ये जीत ठीक से उन्होंने एंजॉय भी नहीं की थी कि कोविड-19 की भयंकर महामारी आ गई। हाँ, पूरी दुनिया रुक गई थी। तालाबंदी लग गई। अचानक से ऑक्सीजन का भयंकर संकट पैदा हो गया। अस्पतालों पर इतना दबाव आया जिसका शायद किसी ने सपने में भी अनुमान नहीं लगाया था। आमतौर पर एक पार्टी ऐसी आफत के बाद थोड़ा रुकेगी, अपनी स्थिति मजबूत करेगी दिल्ली में, पर उन्होंने सीधे राष्ट्रीय विस्तार की तरफ कदम बढ़ा दिया। 2021 और 22 का दौर। हाँ, उनका फोकस पूरे देश पर चला गया। और फिर 2022 में पंजाब इलेक्शंस, 92 सीटें और भगवंत मान की सरकार। ये अपने आप में एक इतिहास था। और 2023 आते आते इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा भी दे दिया, जो कि इतने कम समय में बहुत रेयर है। वही मैं सोच रहा था। आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया। अब देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हो चुकी हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, माकपा, एनपीपी और अब आम आदमी पार्टी शामिल हो गई है। एक छोटे से एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली पार्टी का इतनी जल्दी राष्ट्रीय दर्जा पा लेना, क्या ये उनका सबसे बड़ा बीक था? मतलब जिसके बाद चुनौतियां बढ़नी ही थी। देखिए, जब एक क्षेत्रीय यानी रीजनल पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आती है ना, तो पूरे देश के राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। आप अब सिर्फ स्थानीय नेताओं से नहीं लड़ रहे हैं, आप देश की सबसे बड़ी स्थापित शक्तियों के सामने खड़े हैं। और पंजाब जीतने के तुरंत बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपने विस्तार का ऐलान कर दिया। मतलब सीधे प्रधानमंत्री के अजय गढ़ में चुनौती, ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम था। और फिर टाइमिंग देखिए, मई 2022 में ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, वही जिन्हें मोहल्ला क्लिनिकों का आर्किटेक्ट माना जाता था ना। जी हाँ। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी नए मामले में नहीं, बल्कि 2017 के एक बहुत ही पुराने केस में हुआ था। तेजी से राज्यों में फैलने की इस अंधी महत्वाकांक्षा में पार्टी से कुछ गंभीर प्रशासनिक चूकें हो गई। मतलब आपका कहना है कि उन्होंने खुद मौका दे दिया? हाँ, क्या हर चीज को सिर्फ साजिश कहना सही है? हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो। देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। जब कोई संगठन इतनी तेजी से फैलता है तो बुनियादी प्रशासन पर से ध्यान हटना स्वाभाविक है कि इन प्रशासनिक चूकों को हैंडल कैसे किया गया। मतलब गिरफ्तारियों की टाइमिंग देखिए, चुनाव प्रचार के ठीक पहले रणनीतिकारों को उठा लेना और उन सख्त कानूनों का इस्तेमाल करना जिनमें जमानत मिलना नामुमकिन हो। अच्छा, ये पार्टी के विस्तार को पूरी तरह से पंगु बनाने की एक सोची समझी रणनीति थी। और इसी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बनी वो एक्साइज पॉलिसी 2021-22। ओहो, जिसे पूरा देश दिल्ली शराब घोटाले के नाम से जानता है। दिल्ली की शराब नीति या लिकर पॉलिसी। 2023 और 24 के दौरान इस नीति की ऐसी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जिसने पार्टी की कोर आइडियोलॉजी पर ही सवाल खड़े कर दिए। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, सीबीआई और ईडी की एंट्री हुई और लगातार गिरफ्तारियां हुई। हाँ, एक एक करके पार्टी के बड़े नेता अरेस्ट हुए और धीरे धीरे ये आंच सीधे चीफ मिनिस्टर तक पहुंच गई। 2024 में सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। और यहाँ पर दोनों साइड की आर्गुमेंट्स को समझना जरूरी है। बिल्कुल फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपका लगातार यह दावा रहा कि ये एक पूरी तरह से फैब्रिकेटेड केस है, एक ऐसी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जिसका मकसद सिर्फ पार्टी को इलेक्शन से पहले तोड़ना है। वहीं दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज का पक्ष था कि पॉलिसी में बदलाव करके प्रॉफिट मार्जिन्स को 5% से 12% किया गया।
जिसके बदले में किकबैक्स यानी घूस ली गई। एजेंसीज का कहना था कि उनके पास एविडेंस है और कानून अपना काम कर रहा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम बाहर से देखें तो एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही अन्ना आंदोलन और एंटी करप्शन मूवमेंट से हुआ था, सही कहा। उस पार्टी के टॉप लीडर्स पर करप्शन के सीरियस चार्जेस लगना, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक बड़ी आयरनी है। जनता इसको किस तरह से देख रही थी? जनता के लिए ये एक बहुत कंफ्यूजिंग फेज था। जो हार्डकोर सपोर्टर्स थे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को पूरी तरह मान लिया, क्योंकि उनके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि उनके नेता भ्रष्ट हो सकते हैं। राइट, कॉग्निटिव डिसोनेंस एक तरह का। एग्जैक्टली। पर जो तटस्थ लोग थे या जो आलोचक थे, उनका कहना था कि करप्शन चार्जेस को इन्वेस्टिगेशन से ही क्लियर किया जा सकता है, किसी का बैकग्राउंड उसे कानून से ऊपर नहीं बनाता। और इसी कानून के दायरे में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई। गिरफ्तारी हुई पर सीएम ने इस्तीफा नहीं दिया। ये सबसे अनप्रेसिडेंटेड हिस्सा है इस पूरी कहानी का। उन्होंने जेल से ही सरकार चलाने का फैसला किया। जब तक कन्विक्शन नहीं होता उन्हें दोषी नहीं माना जाता। राइट, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बिल्कुल, पर व्यवहारिक रूप से जेल मैनुअल के हिसाब से हफ्तों में कुछ मुलाकातें अलाउड होती हैं। एक स्टेट की मशीनरी, इमरजेंसीज, कैबिनेट मीटिंग्स, ये सब एक सेल से चलाना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। इसलिए मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। हाँ, केजरीवाल की लीगल टीम ने गिरफ्तारी की टाइमिंग और लीगैलिटी दोनों को चैलेंज किया। उनका पॉइंट था कि बिन दोष सिद्ध हुए एक इलेक्टेड सीएम को रोके रखना अनजस्टिफाइड है। एजेंसीज ने बेल अपोज की, ये कहकर कि इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस हो सकती है। और इस कानूनी लड़ाई का नतीजा आने में महीनों लग गए, पर जब नतीजा आया तो उसने आगे के रास्ते पूरी तरह बदल दिए। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली 2025 आते आते, और बाहर आते ही सीएम का एक कोट बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। ये उनके और उनकी पार्टी के लिए एक हाईली इमोशनल मोमेंट था। हाँ, इमोशनल भी और पॉलिटिकल भी, क्योंकि 2025 और 26 के दौरान हमने एक क्लियर कमबैक स्ट्रैटेजी देखी। बिल्कुल देखी। और वो स्ट्रैटेजी मोस्टली 3 चीजों पर फोकस कर रही थी। पहला था विक्टिम नैरेटिव, यानी खुद को शिकार बताना कि पूरी मशीनरी उनके पीछे पड़ी थी। राइट। दूसरा था अपने बेसिक गवर्नेंस मॉडल पर वापस फोकस लाना, और तीसरा अपने एक्सपेंशन को नई शुरुआत देना, खुद को ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में दोबारा एस्टैब्लिश करना। पर यहाँ मुझे थोड़ा डाउट आता है। जनता अब क्लियरली 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ वो लोग हैं जो अभी भी मानते हैं कि ये सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले अकेले नेता हैं। दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि ये विक्टिम कार्ड सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी से बचने की एक कोशिश है। तो इस गहरे विभाजन के बीच क्या आपको लगता है कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का वो कॉन्सेप्ट जो 2020 में लोग देखते थे, वो अब वही मायने रखता है? देखिए, समय के साथ हर मूवमेंट का कैरेक्टर बदलता है। 2020 का ऑल्टरनेटिव एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन का ऑल्टरनेटिव था। 2026 का ऑल्टरनेटिव एक सर्वाइवल और डिफायंस का ऑल्टरनेटिव बन चुका था। पर डेमोक्रेसी में दोनों आवाजें जरूरी होती हैं। एक पक्ष जब पावरफुल सेंट्रल सिस्टम पर सवाल उठाता है तो वो पावर को अनचेक्ड होने से रोकता है। हाँ। और जब दूसरा पक्ष इन नेताओं की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाता है तो वो नेताओं को याद दिलाता है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती और शक्ति है। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक नेता की या एक पार्टी की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम, एक आइडियोलॉजी और एक तगड़े संघर्ष की कहानी है, जिसमें हमने पावर, कंट्रोवर्सी और कमबैक तीनों देखे। हमें वही आखिरी सीख देता है कि राजनीति में जीत सिर्फ इलेक्शन से नहीं होती, बल्कि वक्त के इम्तिहान से होती है। वक्त के इम्तिहान से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।